दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द आपसे बात करूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और इतने सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक सवाल ये कि भाई कांग्रेस के टाइम पर भी तो पेपर लीक होते थे जब तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, अब क्यों? कई स्टेट्स हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार है, और भी पार्टीज हैं उनकी सरकार है, वहां भी पेपर लीक हुए हैं, वहां इस्तीफा नहीं मांगा गया। धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं। मैं नागपुर में था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं वहां आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैं लौटूंगा वैसे ही मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करूंगा। और मैं जानता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूं, लेकिन इस मुद्दे पर आज भी बहुत ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं। आज भी हर दिन डिबेट्स में सीजेपी से, स्टूडेंट्स से इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ संगठनों के द्वारा उन स्टूडेंट्स को प्रताड़ित भी किया जा रहा है जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया है, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में मोदी जी का खुलकर विरोध किया है। ये एक वास्तविक सत्य है, ये अंतिम सत्य है। हम समझेंगे सभी सवालों को। सबसे पहला सवाल तो ये कि भाई कांग्रेस के टाइम पर भी पेपर लीक होते थे, जब क्यों इस्तीफा नहीं मांगा गया, जब भी इस्तीफा मांगना था, है ना। सबसे पहला सवाल तो यही है। तो मैं सवाल लिख लेता हूं। सबसे पहले हम ये डाल लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से फायदे क्या, इस्तीफा से फायदा क्या, है ना। ये हमारा टॉपिक है। और पहला सवाल ये है कि कांग्रेस के टाइम पर भी तो पेपर लीक हुए। सबसे पहला सवाल बोल दे रहा हूं मैं, कांग्रेस के टाइम पर भी पेपर लीक हुए, जब तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। जब किसी ने एजुकेशन मिनिस्टर से ये नहीं कहा कि आपको आपकी सीट छोड़ देना चाहिए, उस समय भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। उस समय की जनरेशन ने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज प्रोटेस्ट क्यों, है ना। सबसे पहला सवाल ये है। तो देखो भाई, इसका जवाब ये है, और बिल्कुल लॉजिकल जवाब, कि जो पुरानी जनरेशन थी, जेन जी से पहले वाली जो जनरेशन थी, हमारे माता पिताओं वाली जो जनरेशन थी, हमसे पहले जो जवान हो चुके हैं, उनकी जो जनरेशन थी, हमें उनसे क्या लेना देना। उनने इस्तीफा नहीं मांगा तो क्या इसका मतलब ये कि हम भी ना मांगे? वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें नीट से या यूपीएससी के एग्जाम से उतना कुछ लेना देना नहीं था। आज की बात करें अगर हम, तो आज भी हमारे देश में हर व्यक्ति परिवार में ज्यादा फंसा हुआ है। देश तक तो पहुंचने की आदमी कोशिश ही नहीं कर सकता, परिवार में इतना फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है? बीमारी, दुख दर्द, आपसी द्वेष, इन सब से आज भी हमारा भारतीय समाज बाहर नहीं आ पा रहा है। इन लोगों से जिनको ये चिंता है कि मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं, मूंग की फसल अच्छी होगी कि नहीं, आप इन परिवारों से कैसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि वो देश के बारे में सोचें? आज की स्थिति में बता रहा हूं मैं ये बात। और आज से पहले वाली जनरेशन, मतलब 2014 से पहली वाली जनरेशन, आप सोच लो कि उस समय परिवार कितने गरीब हुआ करते होंगे। आज भी बहुत गरीबी है भारत में। तो सोचने का टाइम तो हो देश के बारे में। शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, इस सब के मारे आदमी देश के बारे में कहां से सोचेगा? चलो शिक्षा हो एक बार, तब भी अंदर से देशभक्ति आ सकती है, राष्ट्रवाद व्यक्ति के मन में आ सकता है कि भाई हमारा देश सर्वोपरि है, शिक्षा है तो हमें ये ज्ञान मिल जाता है। लेकिन ये ज्ञान ही नहीं। तो हमारी जनरेशन जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, वो सही कर रही है।
भाई हमारे से पहली वाली जनरेशन ने इस्तीफा नहीं मांगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी नहीं मांगेंगे। उन्होंने उनके टाइम पे जो किया वो किया, हम हमारे टाइम पर जो हमें लगेगा हम वो करेंगे। हम उस हिसाब से हमारे देश के सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जवाब इसी सवाल का कि कांग्रेस के टाइम पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया, इसका ये दूसरा जवाब दे रहा हूं मैं। पहला जवाब हो गया, दूसरा जवाब ये है कि भाई इस्तीफा आज लेने से एक फायदा बीजेपी को भी हुआ है और एक फायदा देश को भी हुआ है। कैसे? आज धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी का इस्तीफा लिया गया है तो एक परंपरा बनेगी। कैसी परंपरा? कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कोई व्यक्ति गलती करता है तो पांचवी बार में उसको हटाओ, रिजाइन। एक परंपरा बनेगी, एक नई संस्कृति बनेगी, हमारा एक नया कल्चर बनेगा कि देखो भाई हमारे सिस्टम में एक बार कोई गलत करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा तो हम माफ कर देंगे, लेकिन चौथी बार में उसको हटना पड़ेगा। नहीं हटेगा तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा। ये फायदा है देश को, ये फायदा है कानून व्यवस्था को। आप ही बताओ, अगर ऐसा ही चलता रहता जैसा पहले चलते आया है, कोई परिवर्तन होता ही नहीं, तो क्या देश का विकास संभव है? क्योंकि भाई पेपर लीक तो अभी भी होंगे, क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाया है वो पेपर लीक होने के बाद का कानून है कि क्या क्या होगा उन लोगों के साथ जो पेपर लीक करेंगे। पेपर को लीक होने से रोकने के लिए सरकार क्या करने वाली है, बात यहां अभी भी अटकी हुई है। समझ रहे हो मेरी इस बात को? भाई पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार क्या करने वाली है, बात अभी भी यहां अटकी हुई है, अभी भी सवाल यहीं अटका हुआ है। आप पेपर लीक हो जाएगा उसके बाद दोषियों को सजा देते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। भाई आप देखो 30,000 रुपए में एक पेपर बेचा गया, 30,000 रुपए में एक पेपर नीट का। तो आप मान लो ऐसे करके इन्होंने 100 पेपर बेचे होंगे, है ना, 3-4 करोड़ रुपए का फायदा होगा अगर हम इतना मान के चले। तो आप सोचो 3-4 करोड़ रुपए के पीछे देश के 20 लाख बच्चों का भविष्य बेच दिया जाता है, 3 करोड़ रुपए के पीछे। अब उस एक बंदे के पीछे 20 लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे तो गए, उनका एक साल तो गया, उनके पहले की मेहनत तो गई। हालांकि निर्मला सीतारमण का कहना है कि फायदा होता है पेपर लीक होने से, तैयारी का मौका मिल जाता है ना। इस देश में तो प्रदूषण के फायदे भी गिनाए गए हैं। शिक्षा पर वो लोग बात कर रहे हैं जिन्हें शिक्षा लिखना नहीं आता, ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसा है ना, सिया। अच्छा है, तो आप सोच लो कि क्या होगा देश का। तो एक परंपरा बनेगी, देश को एक फायदा होगा कि भाई आने वाले समय में जो भी गलती करेगा उससे भी इसी सजा से होकर गुजरना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर इससे डरेंगे, सख्त हो जाएंगे, नीचे के अधिकारियों पर निगरानी रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को अच्छे से निभाएंगे, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। क्योंकि भाई बेइज्जती का खतरा है कि सीट ना चली जाए। तो एक परंपरा बनेगी। जैसे हमारे देश में एक परंपरा थी कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जैसी सरकारें आई, उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री चुने, मतलब इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी वो राज्यसभा से थी सांसद, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। परंपरा क्या थी? संवैधानिक नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा। परंपरा थी कि जो भी लोकसभा का है उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट चुनाव से चुनकर आता है, जनता वोट डालकर चुनती है उस व्यक्ति को। लेकिन इस परंपरा को तोड़ा और राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री इस देश में बने।
हमारे देश में एक व्यवस्था ये थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनमें से एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनाया जाता है। उनमें से किसी एक को सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया जाता है? सीजेआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इसे भी इंदिरा गांधी ने तोड़ा। 1970 से 80 के बीच में, है ना। तो परंपरा इस देश में टूटी है, इस बार भी टूटी है। अब बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा, देश को फायदा होगा, वो तो समझ गए ना। देखो भाई, बीजेपी आज नहीं तो कल जाएगी सत्ता से, बिल्कुल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद मान लेते हम एक बार कांग्रेस की सरकार आई और एक भी पेपर लीक हुआ, तो बीजेपी कांग्रेस के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेगी। यहां से एक और फायदा होगा देश को, देश ऐसे मजबूत होता है। इस तरह के कदम उठाने से, इस तरह की परंपराएं बनने से देश के सिस्टम में बदलाव आता है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। किनकी? जो भी लीडर्स हैं उनकी। ये 3 बड़े फायदे हैं हमारे देश को एक इस्तीफे से। हमें मालूम है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधर सकता। इस देश में कोचिंग माफिया है, इस देश में इंस्टीट्यूट्स हैं जो पेपर लीक करवाने में पूरी हेल्प करते हैं। कई भ्रष्ट अधिकारी हैं, लेकिन एक डर की वजह से कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होगा, एजुकेशन मिनिस्टर सख्त होंगे और नीचे के अधिकारियों पर पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ नजर रखेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि भैया स्टेट्स में भी तो पेपर लीक हो रहे हैं, उनका क्या? उनसे कब मांगने जाओगे आप रेजिग्नेशन, सीजेपी वालों? ये भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो बिल्कुल जायज सवाल, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन इसका जवाब ये है कि देखो भैया, हमने बनाई है परंपरा, अब इसको आगे फॉलो करवाने का काम है राजनीतिक पार्टियों का, इसको फॉलो करने का काम है विपक्षी दलों का। मान लीजिए कांग्रेस के शासन वाले किसी भी स्टेट में, कांग्रेस के शासन वाले किसी भी राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पेपर लीक होता है, तो ये काम अब बीजेपी का है, वहां की ओपोजिशन पार्टी का है। ये काम सीजेपी का नहीं है, ये काम स्टूडेंट्स का नहीं है। स्टूडेंट्स ने धरना करके, आंदोलन करके, मूवमेंट करके एक परंपरा विकसित करवा दी है, लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम स्टूडेंट्स का नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स को जब लगेगा वो अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे, अपने हिसाब से आंदोलन करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ये काम किसका है? बीजेपी का। ये काम किसका है? उस ओपोजिशन पार्टी का जो किसी भी स्टेट में काम कर रही है, उसका काम है। उसको जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि भैया देखो, हमने इस्तीफा दिलवाया तो तुम भी दो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम था कि हम हमारे देश के सिस्टम में एक ऐसी परंपरा बनाएं, एक ऐसा सिस्टम लाएं, और वो हमने लेकर आए। अभी हमारा काम नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूं, अभी हमारा काम नहीं, क्योंकि ना तो हम संसद का हिस्सा हैं, ना ही हम जुडिशरी का हिस्सा हैं, ना ही हम कानून व्यवस्था का हिस्सा हैं, और ना ही हम विधायिका का कोई हिस्सा है। ये काम है सांसदों का, ये काम है विधायकों का, ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक, समझ गए? समझो। आगे मुझे स्पेशली बात करना था आपसे नरेंद्र मोदी जी पर। नरेंद्र मोदी जी पर क्या बात करना था? नरेंद्र मोदी जी पर मुझे यह बात करना था कि भाई आप लोग थोड़े से कठोर क्यों नहीं हो जाते? मतलब जो हमारी जनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। भारतीयों को थोड़ा सा अंदर से कठोर होना पड़ेगा। भारतीयों का दिल वाकई आज भी भारतीय परंपरा के कारण बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे थे, क्या क्या गालियां दे रहे थे इस देश के युवा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक सभ्य समाज, एक सभ्य संस्कृति में रहने वाले लोग जो कर सकते हैं और उससे जो प्राप्त होता है उससे बेहतर कभी कुछ नहीं हो सकता। 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं काम करने के लिए। नंबर 1, आपका काम अच्छा है और उसको करने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो भी अच्छा है। दूसरा, आपका काम तो अच्छा है लेकिन आपका रास्ता ठीक नहीं है। तीसरा, आपका काम खराब है और रास्ता अच्छा है। ये वाली जो परंपरा है इसे कहा जाता है गांधीवादी परंपरा। आप किसी चीज को प्राप्त करना चाह रहे हो तो जो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए, आपका लक्ष्य भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। ये गांधी जी कहा करते थे। आपका काम अच्छा है, आपका लक्ष्य अच्छा है, भले रास्ता खराब हो, ये जे.एस. मिल कहा करते थे। इसे कहा जाता है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। उपयोगितावादी। और तीसरी वाली तो दुष्टों की है, कुछ भी रास्ता चुनो, काम खराब ही करना है ना, मतलब अपने फायदे के लिए काम करना है। तो प्रधानमंत्री जी के लोग दुश्मन हो गए थे, गालियां दे रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कही है ये बात भी कि भाई देखो, गाली माली तो मत दो। तो उसके बाद एक वीडियो आया जिसमें मोदी जी के हाथ कांप रहे हैं। लोगों का दिल पिघल गया कि यार देखो, इतने बुजुर्ग हो गए, मोदी जी हाथ कांप रहे हैं और लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं। शर्म की बात है। देखो, ये बात जो हम सोच रहे हैं कि मोदी जी बुजुर्ग हो गए हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, हमें उन्हें गाली नहीं देना चाहिए, इसका लिहाज जनता करे उससे पहले ये काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए। ये बात उनको खुद को समझना चाहिए कि उनके हाथ भी कांपने लगे हैं। ये बात उनको खुद को समझना चाहिए कि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्हें अपने हाथ जब कांपते हुए नहीं दिखे जब वो हसदेव जंगल कटवा रहे थे। उन्हें उनके हाथों का लिहाज, उनकी उम्र का लिहाज नरेंद्र मोदी जी को जब नहीं हुआ जब एक व्यक्ति के लिए आपने 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन दिलवा दी। एक व्यक्ति के लिए आपने देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच दी। आपने एक व्यक्ति के फायदे के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए उसे। 75 ईयर्स के हो गए हैं आप, या 80 के, मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी जी अभी कितने साल के हो गए, या 75 या 80 के बीच में ही होंगे। तो मोदी जी को अपनी उम्र का लिहाज नहीं होता कि इस उम्र में आने के बाद में एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं, मुझे सोचना चाहिए देश हित के बारे में। देशभक्ति कब आएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत खराब है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन उनके काम देश हित में कम और व्यक्तिगत हित में ज्यादा रहे। उन्हें अपनी उम्र का, अपने कांपते हुए हाथों का खुद तो लिहाज करना चाहिए ना। और आप लोगों का दिल इतना सॉफ्ट कैसे कि आप ये सोचते ही नहीं है। कठोर बनो मेरे भारत के लोग, थोड़ा सा कठोर हो जाओ, है ना। आपका दिल आज भी बुद्धि की तरह है, सॉफ्ट है, मुझे मालूम है। अगली बात मुझे ये करनी थी आपसे कि भाई नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गाली दी है, माफी मांगो। मतलब उनके विंग के लोग जो हैं, उनकी पार्टी के लोग जो हैं, उनका कहना है कि भैया देखो, लड़कियां नरेंद्र मोदी जी गाली दे रही थी, लड़के दे रहे थे, उनको माफी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, और मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूंगा, कल मैंने एक जोक पढ़ा बहुत अच्छा पेपर में, दैनिक भास्कर में, कि मैंने अपने बच्चों से मना करा था कि संसद टीवी और न्यूज चैनल मत देखा करो, बिगड़ जाओगे, गालियां देना सीख जाओगे। तो हमारे देश के बच्चे जो सीखे वो हमारे नेताओं से ही सीखे।
हमने हमारे नेताओं से ही ये सीखा है और शर्म भी महसूस की है कि संसद में बैठकर जो गाली दे सकते हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, भारत के सबसे बड़े मंदिर में, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर जो गाली दे सकते हैं, तो हम रोड पर गाली नहीं दे सकते क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, है ना? और ये शब्द जानबूझकर बोले गए हैं, ये नहीं कि गलती से निकल गए। अब मैं तो बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं मोदी जी की पार्टी के लोगों ने। बड़े बड़े रेपिस्ट हैं मोदी जी के पार्टी में। कहां जाता है तब ये सब की माफी मांगो? अगर माफी किसी को सबसे पहले मांगनी चाहिए तो मोदी जी को मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो भाई, एक है रावण जो ब्राह्मण है और जो महाविद्वान है, उसे चारों वेदों का ज्ञान है, पूरा नॉलेज है। और एक है नॉर्मल आदमी, नॉर्मल आदमी। मान लो इसने किसी की हत्या की, ठीक है, इसने भी किसी का मर्डर किया है और रावण ने भी किसी का मर्डर किया है। अगर दोनों के अपराध की बात की जाए कि अपराध किसका बड़ा है, तो हम कहेंगे कि रावण का बड़ा है। रावण का पुतला आज भी क्यों जलाया जाता है? क्योंकि रावण महाविद्वान था, उसके बाद उसने अत्याचार किए। ये तो बेचारा अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है उतना। लेकिन जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, जिसको नैतिकता का पूरा ज्ञान हो, जिसको आचरण संहिता का, चार्टर्स का पूरा ज्ञान हो, वो व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसे सजा कठोर मिलनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी तो बहुत महान है, अवतार, इसलिए सबसे कठिन सजा तो नरेंद्र मोदी जी को मिलनी चाहिए इस हिसाब से, है ना? तो ऐसी बहुत सारी बात हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता था, आज कर लिए। तो पहली बात, कांग्रेस के समय इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? मैंने उसका जवाब दिया कि देखो भाई, हमारी जनरेशन जो कर रही है हम उस हिसाब से काम करेंगे। पहले परंपरा नहीं थी, पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होता था, लेकिन अब होगा। बातें ठीक लगी हो तो शेयर करना, ठीक है? जय हिंद।